प्रिय छात्राओं, एमए प्रीवियस की इस दूसरी क्लास में मैं आज यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास संभव होता है। मैंने इसके पहले यह बताया था कि किस तरीके से भाषा समाज के भीतर आती है और वह अनगढ़ रूप में होते हुए व्याकरण के अनुशासन में बदलती है। इसके बाद भाषा में एक और परिवर्तन आता है कि जब वह व्याकरण के अनुशासन में पूरी तरह से बध जाती है तो उसकी और सृजनधर्मिता को बढ़ाने के लिए उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं। तो उस साहित्य में व्याकरण और साहित्य से संबंधित दोष को ढूंढने और उन दोषों को दूर करने के लिए परिमार्जन की प्रक्रिया ऐसी शुरू होती है कि वह भाषा बहुत रूढ़ बनती जाती है। जबकि भाषा तो समाज के भीतर मनुष्य के जीवन के भावों और विचारों के अभिव्यक्ति का साधन मात्र बन करके आई थी। वह साहित्य के का आधार सिर्फ इसलिए बनी कि मनुष्य के सौंदर्य बोध की सहज रुचि होती है कि वह कुछ और अच्छा उसमें विधान करे, लेकिन वह विधान ही जब व्यवधान बन जाए, उससे संबंधित बोध ही जब बोझ बन जाए, तो जनता उससे ऊब उठती है। अतिरिक्त अनुशासन जनता के लिए यही काम करता है। फिर जनता चूंकि भाषा के स्तर पर जन समुदाय जन समाज किसी भी रूढ़ि का, किसी भी बोझ का, किसी भी अनुशासन का इतना बड़ा गुलाम नहीं बन सकता, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार भाषा में अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम को गढ़ता और चुनता चला जाता है। इसी चुनाव की प्रक्रिया में होता यह है कि भाषा हजारों हजार साल में अपना एक नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उस नए स्वरूप के कारण उस भाषा में जो लिखने वाले लोग होते हैं वो तो भले ही उनकी संख्या में अपेक्षाकृत अनुपातात्मक वृद्धि हो जाती है, लेकिन उनके पढ़ने वालों और समझने वालों और सराहने वालों की संख्या निरंतर कम हो जाती है। क्योंकि भाषा साहित्य का माध्यम बनते हुए अपने आप को इतना परिष्कृत और उत्कृष्ट बनाती चलती है कि आम जन से वो निरंतर दूरी अपने आप उसकी बनती जाती है और शिक्षित अशिक्षित का भेद भी इसमें काम करने लगता है। ऐसे में जब जनता अपनी भाषा के नए स्वरूप को सरल और सहज रूप में ढालते हुए चलती है तो उसका स्वरूप कोई दूसरा बन जाता है और हजारों हजार साल के इस बदलाव की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जनता के भीतर एक नई भाषा जन्म ले लेती है, जबकि साहित्य उसी पुरानी भाषा में सृजित होता चलता है। किन्हीं अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से पुनः ये होता है कि जब साहित्यकार या रचनाकार यह देखता है कि इस भाषा में लोगों के यानी कि पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों, यानी भाषा का को ग्रहण करने वाले तीन स्वरूप में आसानी से मिलते हैं: पाठक, श्रोता और दर्शक। इन रूपों में और रचनाकार, रंगमंच, दर्शक को ये कविता को पढ़ने वाला, ये सारे वाचिक श्रुति परंपरा के लोग हैं, वो अपने धरातल पर काम करते रहते हैं। इन तीनों धरातल पर उस श्रेष्ठतम समझी जाने वाली भाषा में, अभिजात्य भाषा में कही गई बात को समझने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जाती है। तो जब यह कमी आती जाएगी तो जो समझदार रचनाकार या साहित्यकार है वो क्या करेगा? वो आखिर लिख किसके लिए रहा है? इसी आम जनता में निहित दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए,
ये तीनों अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि पाठक होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन श्रोता और दर्शक होने के लिए बहुत शिक्षित होना जरूरी नहीं है। उसका काम अर्थबोध से चल जाता है। और प्राचीन समय में तो खास करके जब आधुनिक समय में ही शिक्षा का यह स्तर है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है उस रूप में, तो इसलिए सब तक साहित्य को पहुंचना, रचना को पहुंचना, भाषा को पहुंचना उतना आसान नहीं है। इसलिए जनता द्वारा ग्राह्य भाषा में ही साहित्य की रचना होने लगती है। अतः साहित्यिक भाषा के रूप में एक दूसरी भाषा प्रतिष्ठित हो जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर हजारों हजार साल में चलती रहती है। यही कहानी भाषा वैज्ञानिकों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में भी लागू होती है। मैंने कहा था कि हिंदी भाषा के उत्स को जब हम चिन्हित करते हैं तो हमें बरबस संस्कृत की ओर जाना पड़ता है, और यह आर्यों की भाषा थी। शुरू में जाहिर सी बात है कि यह भाषा थोड़े से अनगढ़ के भाषा के रूप में आती है, जो सामान्यतः ऋग्वेद में आती है। इसलिए आर्यों की भाषा जो लिखित रूप दस्तावेज के रूप में आज भी या श्रुति परंपरा के भीतर वेदों में मिलती है, उसके दो रूप किए गए, वैदिक और उसमें भी खास करके ऋग पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इन दोनों भाषाओं के स्वरूपों में अंतर है। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, वो बिल्कुल व्याकरण निष्ठ परिष्कृत भाषा के रूप में बदलती जाती है, दुरूह होती जाती है। इस दुरूहता के कारण जो मैंने कहा था कि आम जन बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन में नहीं बच सकता, इसलिए भाषा के नए प्रवाह को जन्म देता चलता है। तो हजारों से हजार साल बाद एक नई भाषा जनता में जन्म ले रही थी, उसका नाम था पाली। संस्कृत के बाद दूसरी सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में पाली की स्थापना होती है। मैंने कहा था कि इसी भाषा के साहित्यिक पद पर प्रतिष्ठित होने के आधार राजनीतिक और सामाजिक भी होते हैं। पाली के साथ ऐसा ही हुआ। हालांकि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अत्यधिक प्रतिष्ठा के पीछे किसी न किसी तरह की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निहित होती है। पाली में यह हुआ, प्राकृत में उतना नहीं हुआ। तो पाली में इसलिए हुआ कि पाली भाषा को दो प्रमुख समाज सुधारकों, धर्म प्रचारकों ने अपनाया। वो धर्म प्रचारक थे गौतम बुद्ध और महावीर जैन। यानी कि धार्मिक क्रांति का युग जो इतिहास में आता है वह भाषा में एक बड़ा परिवर्तन लाता है, और उसके वाहक बनते हैं ये दोनों जननायक। क्योंकि उनको जनता तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए अभिजात संस्कृत भाषा का त्याग कर उन्होंने अपने अधिकांश उपदेश सामान्य जन की भाषा पाली में ही दिया। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक, खास करके गौतम बुद्ध की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी इतनी जबरदस्त अपने समय में हुई कि पाली में लिखना अच्छे रचनाकारों की विशेषता सी मानी जाने लगी, क्योंकि उनको पाठक वर्ग ज्यादा मिलने लगा। इसी तरीके से जब पाली साहित्यिक की भाषा में आ जाती है, आमजन की भाषा, तो इससे तो इसका भी एक व्याकरण निश्चित हो जाता है, और इसके भी लेखन और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में दुरूहता आती जाती है। यह दुरूहता इस हद तक आती कि आमजन को पुनः लगता है कि यह भाषा हमारे भावों की वाहिका नहीं बन पाती है, इसमें हमको दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारे कौशल का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, इसलिए हम सहज गति से अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्त करते चलते हैं। हजारों हजार साल बाद जब उसमें निरंतर बदलाव और व्याकरण से छूट लेते हुए चलते हैं, तो एक नई भाषा की उत्पत्ति होती है। उस भाषा को हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। यह प्राकृत भी इसी प्रक्रिया की शिकार होती है, और इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते बढ़ते इसमें भी बहुत स्वरूप का परिवर्तन होता है, और 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते यह इतनी बदल जाती है कि एक नई भाषा का जन्म होता है, जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। इस अपभ्रंश के पीछे भी एक कहानी है। संस्कृत भाषा एक विद्वानों की भाषा, अभिजात्य की भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही।
तो जब उन विद्वानों ने यह देखा कि एक ऐसी भाषा है जो सामान्य जन में बोली जाने जा रही है, लेकिन न कोई इसका व्याकरण है, न कोई सृजनात्मक स्वरूप उत्कृष्टता के साथ आ रहा है, इसलिए इस शुद्धतावाद की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, इसलिए यह भ्रष्ट हो गई। तो अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति भी भाषा के भ्रष्ट होने के अर्थ में ही किया जाता है, तो यह नाम उन्हीं का दिया हुआ है। तो इसी अपभ्रंश तक आते आते जनभाषा का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते इसमें हिंदी का स्वरूप देखने को मिल जाता है, हिंदी का आरंभिक रूप देखने को मिलने लगता है। इसी अपभ्रंश से हिंदी की विविध उपभाषाओं और बोलियों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस रूप में हिंदी भाषा के तत्व इस साहित्य में मिलने लगते हैं, इसीलिए यहीं से हिंदी साहित्य के आरंभ की गति विद्वानों ने मान ली है। यहाँ तक कि आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी का नाम दिया था। आप पुरानी हिंदी कह लें या आरंभिक हिंदी कह लें, बात को कहने के तरीके के कारण बात में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यह आरंभिक हिंदी का स्वरूप यहाँ उभर करके आता है। इस भाषा को देसी भाषा या देशज भाषा भी कहा गया है। देशज सामान्यतः अभिजात के प्रतिकूल आता है, यानी जो आम जन है उसके अलग, जो आम जन है उसके अलग जो विशिष्ट जन है उनकी भाषा तो विशिष्ट भाषा होगी, लेकिन आम जन की भाषा को देसी या देशज भाषा के रूप में माना जाएगा। और विद्वता की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इस भाषा की अवहेलना की जाती है, लेकिन इस भाषा में वो मिठास होती है जिसके कारण आम जन अपनी मातृभाषा होने के कारण इसके प्रति सहज रूप से आकर्षित होता है, और यह आकर्षण ही एक दिन उसी देसी और देशज भाषा को प्रतिष्ठित करता है। अतः यह अकारण ही नहीं है कि इस भाषा को अपने समय के अति प्रतिष्ठित कवि विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है, और इसको बहुत मीठी भाषा भी कहा है। इसका एक पर्यायवाची उन्होंने अवहट्ट के रूप में भी लिया है, इसीलिए वो कहते हैं कि देसिल बयाना सब जन मिठा जय जैसन जम्पौ अवहट्ठा। वो उस देसी भाषा को, उस लोक की भाषा को सामान्य रूप से सारे लोगों में मीठी भाषा का दर्जा देते हैं और उसे अवहट्ट कहते हैं। यानी कि दो बातें इस युग में निकल करके आती हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी और उसकी विविध बोलियों का विकास इसी अपभ्रंश से आरंभ होता है, उसकी विविध बोलियों, उपभाषाओं आदि का विकास इसी से होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे यह निकल करके आती है कि इस युग में कि भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने जब अपनी दृष्टि से देखा तो आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको पुरानी हिंदी और उस समय के एक बड़े रचनाकार विद्यापति ने देसिल बयाना अथवा अवहट्ट की संज्ञा दी। संज्ञा की दृष्टि से ये दो नाम महत्वपूर्ण है। अब यह है कि इसमें हिंदी साहित्य के शुरुआत को कैसे देखा जाए। इस शुरुआत की दृष्टि से में जाने से पहले एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो बीए के स्तर पर सामान्यतः अध्यापक स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि बीए में बोध का स्तर ऐसा नहीं हो पाता है। एमए तक आते आते बोध का स्तर शोध परक हो जाता है, इसलिए कुछ अतिरिक्त जानकारियां शोध परक देने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण उच्च शिक्षा के उच्च मूल्यों का विकास विद्यार्थी के जनमानस में एमए के स्तर पर आते ही डाल दिया जाए, जो आगे चल करके एक उत्कृष्टतम शोधार्थी के रूप में सामने आए। ये जो पूरी कहानी मैंने बताई, संस्कृत से लेकर के अपभ्रंश से होते हुए अपभ्रंश के भीतर हिंदी के आगमन की कहानी बताई है। इसको अगर तुम्हें देखना है तो किताबों के संदर्भ में बाद में दूंगा, लेकिन इस पूरे सिद्धांत का खंडन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। उन्होंने ये कहा कि भाषाओं के बीच माता और पुत्री
जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुंह से कहती हुई तुम सुन जाओगे कि संस्कृत तो हिंदी की जननी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस सिद्धांत का खंडन करते हैं और भाषा और समाज में यह बताते हैं कि ऐसा संबंध भाषाओं और भाषाओं के बीच नहीं होता। ऐसा कैसे होता है, इसकी चर्चा मैं करूंगा अगली क्लास में।